तुम्हारा स्कोर 650 बन रहा था या 350? एनटीए ने दोनों को एक ही लाइन पे लाके खड़ा कर दिया है 0 पर। अब बार बार रीनीट की चीजें सर्च करने से कुछ नहीं होगा। रीनीट 2026 इज अ रियलिटी। और मुझे पता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है। दिमाग में एक अजीब सा डर है, एक एंग्जाइटी है। बचपन में हम सबने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही है। हम सबको लगता था कि खरगोश कितना बेवकूफ है जो सो गया। आज ये कहानी रियल में चल रही। जो खरगोश बने हुए हैं वो हाई स्कोरर्स हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे नीट 2026 में। उन्हें लग रहा है उन्हें सब आता है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। और जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं वो कछुए की तरह हैं, उन्हें एक और सेकंड चांस मिल गया है। ये एक बैड न्यूज़ है टॉपर्स के लिए और एक गुड न्यूज़ है लो स्कोरर्स के लिए, जिनके स्कोर इतने नहीं आए कि उन्हें कॉलेज मिल सके। मैं भी एक मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। हर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, एग्जाम तो होना ही है। तो इस वीडियो में मैंने सारे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले जिनके 600 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे, उसके बाद 600 to 400, और सब तीसरी कैटेगरी जिसके 400 से कम मार्क्स बन रहे थे। और हाँ, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो तुम्हें 30-40 दिन तक मोटिवेट रखेगी, जिंदा रखेगी इस फेज के अंदर। स्टार्ट विद कैटेगरी ए, 600+ वाले पीपल। अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो मैं भी के लिए तुम्हें तो फेवरेट्स कहूंगा। क्यों? क्योंकि फेवरेट्स का सबसे बड़ा दुश्मन उनका ओवर कॉन्फिडेंस, जो तुम्हें नहीं लाना। वैसे ही खरगोश वाली कहानी में खरगोश का ओवर कॉन्फिडेंस, उसने सोचा था जीतना तो मुझे ही है, मैं सो लेता हूँ। तुम्हें खरगोश नहीं बनना। अब सबसे पहले तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले तुम नीट 26 का पेपर उठाओ और उसे देखो। हर एक गलत क्वेश्चन हर एक टॉपिक बना रहा है। मतलब जो तुम्हारा गलत क्वेश्चन था वो पूरा टॉपिक तुम्हें देखना है, 60 से लेकर एंड तक पूरा टॉपिक। इसका मतलब क्योंकि वो तुम्हारा टॉपिक वीक था। वो टॉपिक्स इज बेसिकली योर प्रायोरिटी लिस्ट। पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ने की कोशिश मत करना, सिर्फ वीक टॉपिक्स को 2-3 बार पढ़ना है, जितना टाइम मिला है उसके अंदर। और डेली 2 से 5 बीस तक तुम्हें एक मॉक सॉल्व करना है। अपना एग्जाम हॉल वाला एनवायरनमेंट घर में ही क्रिएट करो। और हर मॉक के बाद एनालिसिस, एक अलग कॉपी के अंदर तुम एनालिसिस करोगे। अगर नहीं पता एनालिसिस कैसे करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना। अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो जिस बच्चे के इसमें मार्क्स कम आए थे, अगली बार वो मेहनत करके तुम्हारी सीट ले लेगा। तो तुम्हें अपनी सीट बचानी है, मेहनत करो, अपनी सीट वापस लो। कैटेगरी बी, 400 to 600। अब तुम इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो। क्यों, मैं बताता हूँ। 600+ वालों के पास ऑलरेडी सीट थी, 400 से कम वालों को सिस्टम ने एक और चांस दे दिया। और तुम अभी वो हो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। तुम्हारे पास सिलेबस है, कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स है। तुम वीक नहीं हो, तुम सिर्फ कहीं ना कहीं लैग करते हो, चाहे स्पीड में या किसी और चीज़ में। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को फिगर आउट। तुम्हारा प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, स्पीड और एक्यूरेसी। सब बोलते हैं कि रट्टा मत मारो, समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। हाँ, पर इस केस में तुम्हें दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। पहले तुम्हें सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद उसे याद भी करना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला, रिएक्शंस, उन सबको याद करना पड़ेगा। अब इस केस में जो तुमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद किताब बंद करो, एक पेपर लो और उसके ऊपर लिखो जो भी तुमने पढ़ा है। अभी एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज़ करो। और तुम अभी स्टार्टिंग में डेली पूरे मॉक टेस्ट लेने मत लग जाओ। सबसे पहले तुम मिनी टेस्ट लो, सिलेबस वाइज टेस्ट लो, ब्लॉक्स वाइज। फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी में तुम 300 तक स्कोर कर रहे होगे। अगर तुम्हारे मार्क्स इतने हैं अराउंड 400 to 600 के बीच में, तो तुम्हें एटलीस्ट टारगेट लेना कि 350 तक मैं उसे लाऊं। मतलब तुम्हें एनसीईआरटी की पूरी लाइन याद रखनी है। तुम्हें उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। फिर से रिवाइज करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए अभी। और उसके बाद कुछ दिनों बाद अराउंड 10 to 15 डेज तक तुम ये करो। और उसके बाद तुम मॉक टेस्ट देना चालू करो पूरे सिलेबस के। जो बात मैंने बायो के लिए बोली उसका ध्यान रखना, क्योंकि बायोलॉजी तो तुम्हें आनी ही चाहिए। बायोलॉजी में तुम्हें 350 अबव स्कोर करना ही है। नॉट एग्जैक्टली 350, मतलब उसके अराउंड आनी ही चाहिए तुम्हारी बायोलॉजी में। चीज़ें याद रखना शुरू करो, चीज़ों को, वही एक्टिव रिकॉल मेथड से। अब कैटेगरी सी, बिलो 400। रुक जाओ, ये सेक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मैं तुमसे वो बात करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारे घर वाले नहीं कर रहे अभी। अब देखो, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई मैजिक नहीं होने वाला। 30 दिन के अंदर 300 से 650 ये एग्जैक्टली नहीं होगा। सारे के सारे क्रिएटर्स अब इंटरनेट पे यही कहने वाले हैं कि जिनके 300 आए थे वो अब मेहनत करो, 650 ले आओगे। नहीं, पर कोई मैजिक नहीं होने वाला। आप 350 से 650 पे नहीं पहुंच पाओगे एक महीने के अंदर। अराउंड 1 मंथ का ही आपको मिलेगा टाइम अभी रीनीट के अंदर। तो अब 2 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन, प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो ड्रॉप लेना। आप पहले भी ड्रॉप की तैयारी करने ही वाले थे, तो अभी से ड्रॉप की तैयारी शुरू कर दो, इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए। मतलब क्योंकि जो टाइम जा रहा है आपके नेक्स्ट ईयर से ही जा रहा है। आपका पुराने वाला साल जो है वो पेपर अगर लेट हुआ है तो जो नेक्स्ट ईयर का टाइम है वही जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पेपर टाइम पे ही होगा, तो आपको टाइम कम मिलेगा। तो अगर आप ड्रॉप की तैयारी करना चाह रहे हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। फ्रेश माइंड, क्लियर गोल से अगले साल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इस रीनीट के पैनिक में आके अगले साल की प्रिपरेशन भी खराब मत कर देना। या दूसरा ऑप्शन,
जो कि आपका है कि आपको एग्ज़ाम देना ही है, क्या ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर कोई भी आपकी कंडीशन है कि आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो इसके अंदर अब तुम्हें क्या करना है, पूरा सिलेबस देखो तुम अब उठा नहीं सकते, ठीक है। तो आप हाई यील्ड टॉपिक्स उठाओ जिसमें सबसे ज़्यादा पूछते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, जेनेटिक्स और इकोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो भी आपने मतलब पहले भी ज्ञान रखा है, थोड़ा भी आप कर सकते हो, उसमें इम्प्रूव करो, उसे पढ़ो, उस चीज़ों को याद रखो, उसकी डाटा याद रखो। पहले 300 350 तो इन टॉपिक्स में ही सिक्योर करो जिसमें तुम कर सकते हो, जो तुम्हें पहले से भी आते हैं थोड़े, या जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं वो। और सारे PYQs तुम अच्छे से देख लो। और एक बार तुम कुछ भी डिसाइड करो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि जो पब्लिकली लिखा जाता है, जो तुम सोच रहे हो अपने बारे में, वो एग्जीक्यूट होने के चांसेस 3 टाइम्स बेटर होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है, मैं बना नहीं रहा कुछ। तो जो भी तुम सोच रहे हो, जिस बारे में भी जो तुम करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताओ। और रही बात PYQ की, तो PYQ हर एक स्टूडेंट को ही करने हैं लास्ट के 10 ईयर्स के। PYQs पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और अब बारी है उस बात की जो मैंने कभी नहीं बोली। अगर मैंने इस साल नीट दिया होता तो हाँ, सिस्टम ने मेरे साथ अगर ये किया होता तो हाँ, मेरे को भी नींद नहीं, मैं कैसे सो जाता। मैं तुम्हें फेक स्ट्रेंथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रियल बात बोलूँगा। रोना ठीक है, तुम्हें रोना आया होगा, गुस्सा आया होगा, डर लगा होगा, ये सब नॉर्मल है, ये सब होगा। पर अब आगे जब भी तुम लो फील करो तो तुम उस दिन के बारे में सोचना, जो तुम अचीव करना चाहते हो, तुमने वो अचीव कर लिया है, तुम वो सोचो। अपने आप को इमेजिन करो एक स्टेप्स डाले हुए मेडिकल कॉलेज में खड़े हो, तुम सीख रहे हो। देखो ये सिस्टम कैसा भी है, अगेन स्टेप है ही, तुम NTA को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुमसे ट्वीट करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। दिस इज़ अ सीरियस टाइम नाउ। अब एक हाई टाइम आ चुका है, अब तुम्हें मेहनत करनी है। दे सकते हो तो अपना बेस्ट दो ना यार, कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। लास्ट का 1 महीना बचा है, इस महीने के अंदर अपना बेस्ट दो, जितना तुम कर सकते हो करो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो रिग्रेट तो नहीं होगा एटलीस्ट, कि तुमने मेहनत नहीं करी, तुम कर सकते थे। अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखो। अब एक लास्ट काम करो, इस वीडियो के नीचे जाओ, अपनी सिटी लिखो, किस सिटी से तुम हो, तुम्हारा स्कोर क्या था और तुम क्या करने जा रहे हो आगे। मैं पढ़ता हूँ कमेंट सीरियसली, क्योंकि अभी इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम है, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी देता हूँ, तो इसलिए एडवांटेज लो और सब्सक्राइब करो। डेली स्ट्रेटजीज या फिर कोई रियल कंटेंट, तुम्हें मेडिकल लाइफ के बारे में जानना है तो मैं वो सब दिखाऊंगा तुम्हें इस चैनल पे। और सीट वापस लेनी है अब तुम्हें, ओके। सो शुरू करो एंड ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, स्ट्रेस मत लो एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखो। एवरीथिंग विल बी गुड, ऑल द बेस्ट।